इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। तो बहुगुणा सरकार का 1 साल पूरा हो गया है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देहरादून स्टूडियो से हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुक करेंगे हम जो कांग्रेस के मेहमान हैं हमारे साथ, सुरेंद्र अग्रवाल उनका। सुरेंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो बातचीत हुई, प्रकाश पंत जी ने साफ कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 1 साल के अंदर उत्तराखंड को कर्ज के गर्त में धकेल दिया है। 4900 करोड़ का कर्ज हो गया है। यह सवाल अपनी जगह वाकई एक जेन्युइन सवाल है और सवाल अपनी जगह वाकई कायम है कि सरकार पैसे कहां से लाएगी। देखिए, पंत जी ये बताना शायद भूल गए कि लगभग 5000 करोड़ रुपए से तो विरासत में ही कर्ज दे दिया था इन्होंने। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि यदि आर्थिक संसाधनों को जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया पिछली भाजपा की सरकार में और सबसे भ्रष्टाचार के नाते जो संसाधनों की लूट हुई और नई संसाधन भाजपा अपने 5 वर्ष के शासन में पैदा ही नहीं कर पाई, बना ही नहीं पाई, उसका खामियाजा इस राज्य ने निश्चित रूप से भुगता है। और पिछली भाजपा सरकार 4 साल 4 वर्ष और 7 महीने सोती रही। मात्र मुख्यमंत्री बदलकर पहले एक मुख्यमंत्री को इसलिए हटाया गया कि उस पर सारंगी कांड के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जब उसी पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को भ्रष्टम सरकार देश की बताया तो उस मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। आर्थिक संसाधनों की लूट और नए संसाधनों का पैदा न करना इस राज्य के लिए बड़ा घातक रहा है। हमारी सरकार 1 वर्ष के अंदर जो भाजपा ने आर्थिक बुनियाद ध्वस्त की थी उस बुनियाद को पुनः स्थापित करने में लगी है और हमने जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है उसकी दिशा में, उसको पूरा करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। और केंद्र सरकार से बहुत उदारता पूर्वक जो धनराशि हमें मिल रही है उसके अनुसार हम इस राज्य के विकास सुरेंद्र जी, को और आगे ये भी हकीकत है कि केंद्र सरकार से जब बीजेपी जो है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब बीजेपी वहां केंद्र सरकार से धनराशि मांगा करती थी तो उनको मिलती नहीं थी। आप लोगों को मिल जाती है, हर मद में मिल जाती है। जी चलिए, ये लेकिन चर्चा का विषय नहीं है। ये अर्ध सत्य है। सच्चाई ये है कि 2400 करोड़ रुपया जो है केंद्र पोषित योजनाओं का भाजपा सरकार खर्च नहीं कर पाई। फिर आंकड़ेबाजी हो रही है। मैं प्रकाश जी के पास आ रहा हूं। प्रकाश जी, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र अग्रवाल। सुरेंद्र अग्रवाल कह रहे हैं कि ये तो विरासत में मिला है। जो कर्ज जो आप बता रहे हैं, जो आंकड़े आप गिना रहे हैं, ये तो विरासत में मिला है और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो आपकी सरकार पर भी लगे। ये कर्ज लेकिन इनको विरासत में मिल रहा है, ये कहना है सुरेंद्र अग्रवाल जी का। देखो अमित जी, सुरेंद्र जी ने जो आंकड़े बताए हैं वो अगर कहें तो आप अगर अनुमति दें तो मैं आंकड़े बता दूं इनको कि कितना कर्जा राज्य के समय था। उसके बाद जब 2007 में हमने टेक ओवर किया, राज्य बनते समय इस राज्य के अंदर 4430 करोड़ रुपया कर्ज था। और जिस समय हमने टेक ओवर किया उस समय राज्य को 13037 करोड़ रुपया कर्ज 13037 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे राज्य के ऊपर था। और जब हमने छोड़ा तो उस समय 21720 करोड़ था। अर्थात 5 साल में हमने 8803 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 5 साल में। और इन्होंने केवल 1 साल के अंदर 4984 रुपया करोड़ रुपया जो है कर्ज ले चुके हैं। और इस कर्जे में इन्होंने जो बात कही कि केंद्र से हमको पैसा मिलता है, मैं आपके सामने इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण दूं कि 1500 करोड़ की सहमति केंद्र ने इस वित्तीय वर्ष के लिए की थी कि अतिरिक्त केंद्रीय सहायता हम देंगे, लेकिन मिला कितना? 800 करोड़ उन्होंने पहले सीधे काट दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको 500 करोड़ देंगे। 500 करोड़ में भी इन्होंने कितना दिया? 292 करोड़ अभी तक दिया है। मतलब 1500 करोड़ में केवल मात्र 292 करोड़ केंद्र ने दिया है। राज्य की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खोखला हो गया राज्य। इस समय स्थिति यह है कि इनके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं। अमित, आपको याद होगी कि वार्षिक योजना का 8200 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था। उस वार्षिक योजना की आज की स्थिति अगर हम देखें तो आज राज्य ने केवल मात्र 3700 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। केवल 3700, जो 45% भी नहीं पहुंचता। और इस स्थिति में राज्य की अवस्थापना सुविधाओं का क्या होगा? अगर अवस्थापना सुविधाएं नहीं होंगी तो राज्य के निर्माण के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि आखिर क्यों, किस चीज के लिए राज्य बनाया था। हमने उस विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात कही थी। अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि हमने सीमांत गांवों के लिए कुछ व्यवस्था की है।
अरे सीमांत क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना हो चुकी थी, 4 करोड़ रुपए की निधि उसके पास थी, वो निधि के रूप में आपको पैसा प्राप्त हुआ था। आज की तिथि तक एक पैसा खर्च नहीं हुआ। इस प्रकार से कुल राज्य की व्यवस्था यह है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन देने की स्थिति नहीं बनने वाली। ये राज्य बहुत गंभीर संकट से इस समय गुजर रहा है। जहां तक ये बात कहें, अभी कल इन्होंने निर्णय लिया है, आपको आश्चर्य होगा अमित, आपकी जानकारी आई नहीं आई पता नहीं, आपको ये ताजुब होगा जान करके कि इस राज्य के अंदर कृषि भूमि को खुला बेचने की अनुमति कल कैबिनेट ने दे दी है। और खुला बेचने की अनुमति किस चीज के लिए दी है? जमीनों की खुली खरीद फरोख्त होगी, लैंड यूज कन्वर्ट करिए। 7 लाख हेक्टेयर भूमि जो हमारे पास कृषि योग्य भूमि बची हुई है, उस बची हुई भूमि पर भी बिल्डर आएंगे। ये राज्य पूरी तरह से मार्केट में इसको खड़ा कर दिया कि जो चाहे यहाँ खरीद करके ले जाए, जैसा चाहे वैसा काम करे। सुरेंद्र जी, ये जमीनों की खरीद फरोख्त पर बवाल चल रहा है कांग्रेस की सरकारों में। राजस्थान में हम देख रहे हैं और हरियाणा में भी देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। जो जमीनों की खरीद फरोख्त है, इन पर बवाल चल रहा है। राज्य में अविकल जी कुछ कह रहे हैं। सुरेंद्र जी एक मिनट, अविकल जी कुछ कह रहे हैं। मैं बस एक आंकड़ा पेश कर रहा हूँ, फिर सुरेंद्र भाई अपनी बात कहेंगे। हाँ। जो कृषि भूमि की बात पंत जी ने करी है, हाँ। पिछले 11 साल में उत्तराखंड में 57,000 हेक्टेयर कृषि भूमि खत्म हो गई है। हाँ। हाँ। 11 साल में। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। 57,000 हेक्टेयर कृषि भूमि खत्म हो गई है। तो कौन लोग काबिज आ गए? कौन लोग आए हैं? जबकि रोक लगी थी। जबकि रोक लगी है उस पे, और नियम कायदे कानून बने हुए हैं। खंडूरी जी के टाइम पे बहुत सख्त कानून थे इसमें। अब आज ओपन हो गया तो अब आज कल के कैबिनेट के फैसले से ये सब ओपन हो गई है सारी चीजें जी। तो सुरेंद्र भाई इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये पहाड़ के हित में हुआ या नहीं हुआ। बताइए सुरेंद्र जी। अमित जी, जो बात अविकल भाई ने कही है निश्चित रूप से बहुत गंभीर बात है। और हम चाहेंगे कि हमारी जो भूमि का प्रबंधन है वो इस ढंग से हो कि कृषि भूमि को कम से कम हानि हो। यदि उद्योगों के लिए भूमि चाहिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि चाहिए तो सरकार उस पर बहुत गंभीरता के साथ उसके गुण और दोष के आधार पर कोई ना कोई फैसला ले। जो कल का कैबिनेट का फैसला है, मुझको लगता है सरकार की इंटेंशन उसमें गलत नहीं है। और यदि इंटेंशन गलत नहीं है तो उसको नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। और जहां तक भूमि के, एक सेकंड में अपनी बात, भूमि के प्रबंधन की बात है तो जो अविकल भाई की चिंता है, पंजी की चिंता है, इस राज्य के हर निवासी की जो चिंता है, उस चिंता में हम उसके साथ खड़े हैं। हम चाहेंगे कि हमारी सरकार भूमि का जो प्रबंध करती है, जो भूमि के लिए कर रही है, उसमें कृषि उत्पादन वाली कोई भूमि को कम से कम उसका दुरुपयोग हो, ये हम भी मानते हैं। अमित जी, प्रकाश जी बताइए। हाँ अमित जी, आपने कहा कि वो चिंता हमारी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कैबिनेट निर्णय लेता है और कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जो कृषि योग्य भूमि है उसका लैंड यूज कन्वर्ट करने के लिए कोई प्रावधान जो अभी तक हैं, जो हमारे एक्ट के धारा 154 के तहत प्रावधानित किया गया है कि उसके लिए एक प्रोसेस होकर के गुजरना पड़ेगा। अब आवेदन केवल मात्र करेगा और 90 दिन में अगर उसको सरकार से जवाब नहीं मिलता तो वो लैंड यूज कन्वर्ट करते हुए स्वतः जो है रजिस्ट्री कराने का हकदार हो जाएगा। अर्थात ये व्यवस्था इसलिए डाल दी गई कि अधिकारियों पर दबाव बना रहे, वो उस दबाव के चलते हुए उसकी परमिशन दें। इसके साथ साथ जो एक नया प्रावधान उसमें डाला है कि केवल मात्र जो सिडकुल के लिए जमीन ली है, उस सिडकुल की जमीन का लैंड यूज औद्योगिक क्षेत्र से व्यवसायिक क्षेत्र में नहीं होगा, बाकी सारी जमीन का हो सकता है। अर्थात उत्तराखंड, अमित आपको ये पीड़ा मुझे लगता है आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर छोटी जोत के खेत हैं, छोटे छोटे खेत हैं। बिल्कुल। अब यहाँ बड़े बड़े बिल्डर आ जाएंगे, क्या होगा इस राज्य का। इसके साथ साथ जो दूसरा गंभीर विषय है ये है कि इन्होंने औद्योगिक पैकेज, औद्योगिक सिडकुल फेज 2 की स्थापना की बात कही और विज्ञापनों में उसका विषय है। मैं पूछना चाहूंगा कि कितने रुपए का पूंजी निवेश हुआ उद्योगों की स्थापना, क्या इस सिडकुल फेज 2 में हो पाई क्या एक भी उद्योग की, या उस औद्योगिक उस सिडकुल फेज 2 के माध्यम से इन्होंने बिल्डर्स को आमंत्रित कर दिया उस जमीन में जो खाली पड़ी हुई सिडकुल की जमीन थी, और वो भी ऐसी जमीन, वो बेशकीमती कृषि योग्य भूमि है। इसके साथ साथ जो विषय गंभीर है अमित जी, वो ये है कि इस राज्य पर जहां एक और केंद्र की महंगाई का मार पड़ी, वहीं दूसरी ओर राज्य ने भी महंगाई में कोई कसर नहीं छोड़ी महंगाई बढ़ाने में। हाँ। यहां 21 रुपया गैस का सिलेंडर बढ़ गया, उससे सब्सिडी हटा ली गई। इसके साथ साथ डीजल और पेट्रोल से सब्सिडी हटा ली गई। इसके साथ ही इन्होंने शराब पर सब्सिडी दे दी। इन्होंने वेट जो है शराब पर 32.5% से घटा करके 20% में ले आए और यहां एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। और अर्थात राज्य के अंदर बाहर से आने वाली शराब सस्ती हो जाएगी, राज्य के अपने उद्योग ठप हो जाएंगे, बाहर के माफियाओं
योजनाओं के माध्यम से ये सरकार संचालित हो रही है। शराब सस्ती करने की बात कर रही है, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, कैसी अर्थव्यवस्था चल रही है, ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह इस समय। बिल्कुल, ये वो तमाम सवाल हैं जो सवाल हम भी उठा रहे हैं। बहुगुणा सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन ये वो तमाम आरोप हैं जो लग रहे हैं। अमित जी भू माफियाओं की चिंता तो जरूर प्रकट कर रहे हैं पंजी, आदरणीय पंजी, पर याद दिलाना चाहूंगा, स्टडिया भूमि घोटाला हो या अन्य भूमि घोटाले हो, भाजपा के पिछले 2 मुख्यमंत्रियों ने जितना लैंड यूज चेंज किया पिछले दरवाजे से, भ्रष्टाचार के जितने दोषी रहे, जितने आरोप लगे हैं, मैं समझता हूं किसी सरकार के मुख्यमंत्री पर नहीं लगे। हम चाहेंगे कि हमारी सरकार यदि कोई लैंड यूज चेंज करती है तो पारदर्शी तरीके से करे। चलिए, और उसकी इंटेंशन ये देखी जानी मुकदमा दर्ज होने जा रहा है सुरेंद्र जी, अब मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब जितने घोटाले थे इनकी सरकार के, उन पर मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। वो तो दूध का दूध, पानी का पानी तब हो जाएगा। अविकल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं अमित भाई ये कह रहा था कि जो 1 साल जो बीता है, हाँ, उस 1 साल में हम कांग्रेस सरकार की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम विपक्ष की भी बात कर रहे हैं, विपक्षी विधायकों की भी बात कर रहे हैं। ये अपने बजट का केवल 45% ये हिस्सा खर्च कर पाए हैं। पंत जी ने बताया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 1 साल में जो हमारे माननीय विधायक रहे, ओवरऑल हमें समग्र रूप से अवलोकन करना होगा। 1 साल में हमारे 45 विधायकों ने विधायक निधि के प्रस्ताव ही नहीं भेजे। ये 2 महीने पहले का मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 45 कम से कम। तो आप ऐसे में कैसे उम्मीद करेंगे कि उत्तराखंड के गांव में बिजली पहुंचेगी, वहां पे खड़ंजे बिछेंगे, वहां शौचालय बनेंगे, वहां स्कूल बनेंगे, वहां जो जर्जर जो स्कूल है, अस्पताल है, उनकी बुनियाद खड़ी होगी, पुनर्निर्माण होगा। आप कैसे उम्मीद करेंगे? इस 1 साल में माननीयों की जो बेरुखी रही है अपने काम के प्रति, ये भी एक बहुत विचारणीय और सोचनीय प्रश्न हमारे सामने है कि 46 कम से कम 46 लोगों ने अपने प्रस्ताव नहीं भेजे, और जिन्होंने भेजे उन्होंने बहुत कम धनराशि खर्च की, और कह रहे हैं कि हमारी विधायक निधि बढ़ा दीजिए, 5 करोड़ कर दीजिए। 2.5 करोड़ से 2.5 करोड़ खर्च नहीं पाए और 5 करोड़ मांग रहे। 700 करोड़ की हमने बिजली खरीदी इस साल, 700 करोड़ की। हाइड्रो पावर के क्षेत्र में हमारी ये स्थिति है। तो इस पूरे मामले में मैं अपने हिसाब से ये देख रहा हूं कि क्या पक्ष और क्या विपक्ष, मुझे लगता है ये अपने ही हनीमून पीरियड में रहे। 1 साल का ये जो पूरा पीरियड, इसको मैं हनीमून पीरियड मानता हूं। वैसे तो 6 महीने माना जाता है कि किसी भी सरकार का कार्यकाल या विधायक है उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं, मंत्रियों की भी हम समीक्षा कर रहे हैं कि मंत्रियों ने अपने क्षेत्र में क्या किया, पूरे प्रदेश के लिए क्या किया। तो ये 1 साल हो गया है इनको हनीमून पीरियड में। अब मुझे लगता है कि कल से जो दूसरा साल शुरू हो रहा है, माननीय विधायकों का भी, चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हों, वो हनीमून पीरियड से बाहर निकले, उसको तोड़े और यथार्थ की दुनिया में आए, यथार्थ के धरातल पे उतरे, और देखिए उत्तराखंड को कितने पीछे ले गए इस 1 साल में। चलिए, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। प्रकाश जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगा, मैं प्रकाश जी के पास आऊंगा, और इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि विधायक, जैसा कि बता रहे हैं अविकल जी, कि 46 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपनी विधायक जो निधि थी वो खर्ची नहीं की, और विधायक निधि वो मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी विधायक निधि 5 करोड़ कर दी जाए। और विधायक जो है नौकरशाही के खिलाफ एकदम मोर्चा खोले हुए हैं, या नौकरशाही उनको इज्जत नहीं देती है। यह भी पिछले 1 साल में उत्तराखंड में हमको देखने को मिला है। और सरकार के आगे अब चुनौतियां क्या हैं? 4 साल का जो कार्यकाल विजय बहुगुणा जी का बचा हुआ है, और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसकी जिम्मेदारी भी उन पर है, उत्तराखंड की 5 सीटों की। इस पर कितना वो सफल हो पाते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, फिर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली, उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया।
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स।